हाँ जी, हमारा जो आज का है टॉपिक वो है एंजाइम्स। आज हम पहले एंजाइम्स पढ़ने हैं। तो आप इससे पहले एंजाइम से मतलब क्या कुछ पढ़ चुके हैं? मैक्सिमम चीजें वही होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ उसमें बहुत बेसिक्स जो है वो ऐड होते जाएंगे और मैक्सिमम चीजें होंगी। हाँ जी, क्या एंजाइम से रिलेटेड आप क्या पढ़ चुके हैं? मैम, क्या है एंजाइम्स? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स जो कि कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, और ये खुद चेंज नहीं होते ड्यूरिंग रिएक्शन। कोई और? मैम ये किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, खुद उसमें यूज नहीं होते हैं, और ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और ये पीएच स्पेसिफिक भी होते हैं। बाकी ठीक है, लेकिन ये जो आपने कहा ना यूज नहीं होते, ये टर्म जो है ये जो यूज वाली टर्म है ये गलत है। यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, खर्च नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते। मैम एंड पे ऐसे ही मतलब रिवर्सिबल ऐसे ही खुद ही बन जाते हैं, ऐसे नहीं कि खुद जाया हो जाते हैं, तब मेरा ये मतलब था। सही, यानी जो वही मैं कह रही हूँ ना कि जो टर्म है ना ये नहीं ठीक। यूज होते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कंज्यूम नहीं होते, खत्म नहीं हो जाते, खर्च नहीं हो जाते, चेंज भी नहीं होते। अच्छा, तो एंजाइम्स जो है जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और बायोलॉजिकली ये एक्टिव भी होते हैं। एक्टिव होते हैं तभी तो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं ना। कोई भी रिएक्शन हो, ये उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और उस रिएक्शन के एंड पे ये इंटैक्ट मौजूद होते हैं, उसमें कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, और चूंकि ये प्रोटीन इन नेचर है तो अमीनो एसिड से ये बने होते हैं और फंक्शनल होते हैं। तो प्रोटीन्स फंक्शनल तभी होती हैं अमूमन जब वो 3D स्ट्रक्चर में होती हैं। तो 3D हमने देखा था कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स थी, फाइब्रस भी हो सकती हैं, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अगर ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं तो इससे आपको क्या समझ आता है कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, या ये जो आपको नजर आ रहा है ये यस टर्शरी मैम। स्ट्रक्चर है? यस मैम, टर्शरी दो तरह के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। जी, और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अमूमन जो खास तौर पे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स मौजूद हैं, चाहे वो एक्टिव प्रोटीन हैं या वो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो भी हैं, वो मेनली 3D स्ट्रक्चर पे ही मुश्तमिल होते हैं, यानी टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं। 3D स्ट्रक्चर तो क्वाटरनरी का भी होता है, यानी जो ज्यादातर प्रोटीन्स होती हैं वो टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं, क्वाटरनरी प्रोटीन्स कम होती हैं। यानी एक ही चेन जो है उसी में ट्विस्टिंग, कॉइलिंग और आपस के जो उनके इंटरेक्शंस हैं, उसी एक चेन से ही वो एक प्रोटीन बनती है। ऐसा नहीं होता कि एक से ज्यादा चेन्स आपस में मिली। जब एक से ज्यादा मिलती है तो हम कहते हैं ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन का। लेकिन जो मेनली हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं वो टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, अब ये जो बायोलॉजिकली एक्टिव एंटिटीज हैं, एंजाइम्स हैं, इनका जो 3D स्ट्रक्चर है, इसको हम इन एंजाइम को इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स की नेमिंग कैसे करते हैं? वो हम इस तरह करते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होती हैं, जिस सबस्ट्रेट पे ये एक्ट करती हैं, अमूमन ऐसा होता है कि उसी सबस्ट्रेट के एंड पे इन या एज लगा देते हैं हम, सफिक्स एज या इन लगा देते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो कोई एक नाम लिखा हुआ है ये एंजाइम का नाम है, और उससे हमें दूसरी चीज ये भी पता चल जाती है कि ये किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेलुलेज, अब एज एंड पे आ गया, या डायास्टेज एज, पेप्सिन एंड पे इन है, ट्रिप्सिन के एंड पे इन है। ये जो इन और एज है इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सब्सटेंस है ये ये सॉरी एंजाइम है। इस एज और इन से ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसी एंजाइम का नाम है, और बाकी इसके जो पहले वाला नाम है उससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है, इसका सफिक्स जो है वो इंडिकेट करता है कि ये कोई एंजाइम है, और बाकी किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है ये भी अमूमन हमें इनके नामों से पता चल जाता है। अच्छा, जैसे सेलुलोज की हम अगर बात करें तो उस पर सेलुलेज एक्ट कर रहा है,
ग्लैक्टोज पे ग्लैक्टेज एक्ट कर रहा है, सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी नामों से हमें पता चल जाता है कि किस सबस्ट्रेट पे, अमूमन पता चल जाता है कि किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब एंजाइम्स मौजूद कहाँ पे होते हैं, क्या अक्रेंस है इनकी? ये इनकी मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। जी उम्मे सलमा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? मैम पिछला पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हमें एंजाइम के नामों से पता चल जाता है कि वो किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके नाम से हमें अगर कोई भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है ग्लैक्टेज, तो आपको वैसे क्या पता कि ये ग्लैक्टेज जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है। लेकिन जब आप एंड पे एज देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो कोई एंजाइम होगा, क्योंकि एंजाइम्स के नामों के एंड पे एज आता है या इन आता है। दूसरा, आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो एंजाइम का नाम होता है वो उसकी सबस्ट्रेट पे होता है। जैसे अगर ग्लैक्टेज है तो उससे आपको पता चल जाता है अच्छा ये ग्लैक्टोज पे एक्ट कर रहा होगा, इसकी सबस्ट्रेट जो है वो ग्लैक्टोज है। तो एंजाइम्स के नामों से आपको उनकी सबस्ट्रेट भी पता चल जाती है, और ये जो एंड पे एज और इन है उससे आपको पता चल जाता है कि ये किसी एंजाइम का नाम है। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा, अब जो एंजाइम्स हैं वो उनकी एक्ट्रेस क्या है? एंजाइम साइटोप्लाज्म में भी डिसॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हो रहे होते हैं बहुत सारे, तो ये वहीं पे मौजूद होते हैं और वहीं पे ये काम भी आ जाते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में तो मौजूद कुछ खास एंजाइम ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि जिन ऑर्गेनेलिज में इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है उन्हीं ऑर्गेनेलिज के अंदर ये मौजूद होते हैं। जैसे कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्पायरेशन में अपना रोल प्ले करना होता है। तो जिस ऑर्गेनेली में उन्होंने एक फंक्शन परफॉर्म करना है उसी ऑर्गेनेलिस के साथ वो अटैच होते हैं। बाज दफा ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये भी होता है कि जहां पे इनका फंक्शन है उसके करीब करीब ये मौजूद हो, ठीक है। अब जैसे जिन एंजाइम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, ठीक है, वो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होंगे, जो सेलुलर रिस्पिरेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उसी ऑर्गेनेलिस के साथ अटैच होते हैं या फिर उसी जहाँ पे इनका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसी के करीब मौजूद होते हैं, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो गए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका मकसद क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इनका काम क्या है, जो एंजाइम्स हम पढ़ रहे हैं। कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट करना तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अगर एंजाइम्स ना हो तो वो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को कम करके तो बायोकेमिकल जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं। अगर ये एंजाइम्स ना हो तो फिर तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो बहुत स्लो स्पीड से होगा, लेकिन ये उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम उठे और किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज कर दे, ऐसा नहीं होता। ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। कुछ कुछ जनरल एंजाइम्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हो। कुछ जनरल एंजाइम्स भी होते हैं जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मेनली जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, खास अपनी सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करते हैं। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज पे एक्ट करेगा, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप एंजाइम्स के बगैर देखें लाइफ कैसी होगी, तो वो बहुत स्लो होगी, आप यूँ समझिए इम्पॉसिबल होगी। वो इसलिए इम्पॉसिबल होगी कि जो एक रिएक्शन चंद घंटों में हो रहा है, चंद मिनटों में हो रहा है, उसको तो दिनों और सालों लग जाएंगे अगर एंजाइम्स ना हो। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एंजाइम्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। आप ये देखिए, ये रिएक्टेंट्स हैं, इन्होंने इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो दरमियान में इसका है टाइम पीरियड है, अगर वो एनर्जी उन्हें मिल जाती है, रिएक्टेंट्स को एनर्जी जो जितनी रिक्वायर्ड है एक रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए,
जाहिर है जब रिएक्शन होना है, बॉन्ड्स टूटने भी हैं, बॉन्ड्स बनने भी हैं, तभी तो नई प्रोडक्ट्स बनेंगी ना। तो आप बॉन्ड्स को बिना एनर्जी के तो नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉन्ड्स बनते हैं तब तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब बॉन्ड्स बनाने हैं, आपको नई प्रोडक्ट्स बनानी है, पिछली को तोड़ना है, तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एंजाइम्स नहीं है तो वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी। अगर एंजाइम्स नहीं है तो आप ये देखिए, ये एनर्जी का ग्राफ में शो किया हुआ है ना कि ये वाई एक्सिस पे एनर्जी, तो एनर्जी को आप देखिए कितनी रिक्वायर्ड होगी एनर्जी, यहाँ तक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब आके रिएक्शन जो है वो होगा और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर एंजाइम्स होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है, एंजाइम्स खुद ही कैटालाइज कर देते हैं जो रिएक्शन हो रहा है उसको, ठीक है। तो अगर एंजाइम्स ना हो तो लाइफ इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होंगे अगर रिएक्शन नहीं होते हैं। आपकी बॉडी अगर एनर्जी ले रही है तो एक रिएक्शन हो रहा है ना, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वो एनर्जी करेंसी जो है एटीपी की सूरत में आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तभी आपकी बॉडी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है ना, और एनर्जी तो आपको चाहिए। अगर इस रिएक्शन के लिए ही आपके पास पहले तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करना है, उसके बाद एनर्जी आएगी। अगर ये बांड तोड़ने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं है, एटीपी को आप एडीपी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो जो रिएक्शन, जो एंजाइम्स हैं, वो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और इनको जो रिएक्शन हो रहे हैं इन रिएक्शंस को खुद ही कैटालाइज कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है और रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। एंजाइम्स के साथ जब सब्सट्रेट बाइंड करती हैं तो वो उसको कैटालाइज करते हैं और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो एंजाइम है, इनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें कि इसके अंदर क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो एंजाइम जो है इसका एक ये पार्ट है जहाँ पे कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो रही, लेकिन इमाइनो एसिड्स तो यहाँ भी मौजूद हैं, और जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो रही है इमाइनो एसिड्स वहाँ भी मौजूद है। जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होती है उसको हम कहते हैं ये एक्टिव साइट है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करेगी। और वो पार्ट जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर रही लेकिन वहाँ भी अमीनो एसिड्स हैं, तो उनका फंक्शन ये होता है कि जो प्रोटीन का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, वो उसको मेंटेन रखते हैं। जबकि जो एक्टिव साइट है यहाँ पे कैटालाइसिस हो रही होती है, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहे हैं, रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैटालिसिस हो रही है और यहाँ जो इमाइनो एसिड्स हैं वो इसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और जो कैटालिटिक एक्टिविटी में जिसका हिस्सा इन्वॉल्व है यही एक्टिव साइट है, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट्स अटैच होते हैं इस एक्टिव साइट के साथ, उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट। कोई भी रिएक्टेंट जो बाइंड करता है एंजाइम के साथ, वो कोई भी रिएक्टेंट उसको हम कहेंगे ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। बाद में उसके साथ जब रिएक्शन परफॉर्म हो गया, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई, तो एंजाइम जो है वो डिटैच हो जाएंगे उनके साथ से, प्रोडक्ट्स के साथ से। और इस रिएक्शन के दौरान ना तो वो खुद कंज्यूम होंगे, उनका कोई अपना हिस्सा भी कुछ खर्च हो जाए, जरा भी नहीं वो खर्च होते, बिल्कुल कंज्यूम नहीं होते, और ना ही वो चेंज होते हैं, ठीक है। और अपनी जो एक्टिविटी है ये कैटालिटिक एक्टिविटी, इसको परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स को हमेशा एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी शो किया हुआ कि किस तरह सबस्ट्रेट आके अटैच हो रही है एंजाइम्स के साथ, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। जब वो वहां से डिटैच हो रही हैं तो एंजाइम्स फिर अपनी उसी शेप में आ जाएगा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ना तो इसकी शेप में और ना ही इसकी कंपोजिशन में। अच्छा, अब जो एंजाइम्स की कंपोजिशन है उसमें हमने बात की एक्टिव साइट की। तो एक्टिव साइट जो है उसके दो रीजन्स होते हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। एक्टिव साइट जो है उसके दो रीजन, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में फर्क ये होता है कि जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर रही है, जो उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को और उस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो रहा है, उस हिस्से को हम कहते हैं ये बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और जो हिस्सा कैटालाइसिस करवा रहा होता है उसको हम कहते हैं ये कैटालिटिक साइट है, ठीक है। बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करती है एंजाइम के साथ आके,
और उसके बाद रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है और एंजाइम जो है वो कैटालाइसिस करवाता है। तो उसके वो हिस्सा, वो अमीनो एसिड्स जो एक्टिव होते हैं और रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, उनको हम कहते हैं ये एंजाइम्स कैटालिटिक साइट का हिस्सा है, कैटालिटिक साइट है वो। और जो जो अमीनो एसिड्स वो हिस्सा जो रिकॉग्नाइज करता है सबस्ट्रेट को और उसके साथ बाइंड करता है, उसको हम कहते हैं ये बाइंडिंग साइट है, ठीक है। और बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये एक्टिव साइट है। ठीक हो गया? मैम इस पॉइंट को रिपीट कर देना। प्रोटीन्स जो एंजाइम्स हैं उसका हमने कहा कि एक्टिव साइट जहाँ पे बाइंड करते हैं एंजाइम्स, सॉरी सबस्ट्रेट्स। तो एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं तो ये सारे अमीनो एसिड से बना हुआ है ना एंजाइम, लेकिन इसका एक हिस्सा वो है जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ बाइंड करता है, जबकि दूसरा हिस्सा वो है जो उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है, जो उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए अपना अपना रोल वहाँ पे प्ले कर रहा होता है। तो जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है हिस्सा, उसको हम कहते हैं ये कैटालिटिक साइट है। जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है उसको हम कहते हैं ये बाइंडिंग साइट है। तो जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और जो कैटालाइज कर रहे हैं दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं ये एक्टिव साइट। हाँ जी, समझ आ गया आपको ये? हाँ जी, एक पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। मैम जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो रहा है फिर प्रोडक्ट में भी तो वही चेंज कर रहा है ना, वही हिस्सा कैटालाइज भी तो वही कर रहा है। इमाइनो एसिड्स है ना डिफरेंट। कुछ इमाइनो एसिड्स हैं जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और उसके साथ बाइंड कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसको कैटालिटिक रोल अपना प्ले कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये फर्क आ जाता है ना कि कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कैटालिसिस करवा रहे हैं, तो उस बिना फिर हम कहते हैं कि जो जहाँ पे कैटालाइसिस हो रही है ये जो है ये कैटालिटिक साइट है, और जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं ये बाइंडिंग साइट। अच्छा, इसके बाद फिर एंजाइम्स के अगली बात हम करें कि वो प्रोटीन इन नेचर तो है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तब तक नहीं कर सकता जब तक इसके साथ कोई और अटैच ना हो, कोफैक्टर अटैच ना हो, ठीक है। कोफैक्टर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब आप देखेंगे ये जो आपको ये पूरा एंजाइम है, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है आपको नजर आ रहा है ये कोएंजाइम है। आप देखिए कि इस एंजाइम का सबस्ट्रेट ये है, अगर ये कोफैक्टर दरमियान में ना हो तो क्या ये जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड कर सकेगी इसके साथ? नहीं बाइंड कर सकेगी, क्योंकि ये इसका ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे टाइटली बाइंड कर सकती है अगर इस शेप में यहाँ पे। तो इसको आपस में एडजस्ट करवाने के लिए, एक दूसरे के लिए सूटेबल बनाने के लिए, इसको एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये कैटालिटिक रोल प्ले कर सके, इसके लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ आके अटैच है, अब इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर सकती है, तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम कहते हैं ये कोफैक्टर, ठीक है। अब कोफैक्टर जो है जी में सलमान मैं नहीं समझ रही। प्रोटीन का वो पार्ट, एंजाइम का वो पार्ट जिसके साथ अगर एंजाइम्स, वैसे तो हम कहते हैं म्यूट करें खुद को, एंजाइम वो एंजाइम जो खुद सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकते, कि उनकी जो एक्टिव साइट है उसके साथ जब तक कोफैक्टर अटैच ना हो तो उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। आप यहाँ देखिए ना ये कोफैक्टर है, अगर आप इसको यहाँ से निकाल देते हैं, आप इसकी शेप देखिए कैसी ऐसी शेप हो जाएगी, क्या ये सबस्ट्रेट बाइंड कर सकेगा यहाँ पे? क्या ये सबस्ट्रेट बाइंड कर सकेगा यहाँ पे अगर ये दरमियान में ग्रीन पार्ट ना हो? हाँ जी बताइए मैम, बाइंड कर सकेगा? नो मैम। नहीं। अब अगर नहीं बाइंड कर सकेगा तो रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। जब तक सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं करेगा ये सबस्ट्रेट को कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा? तो ये जो एंजाइम है ये एक्टिव तब होगा जब इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करेगी। सबस्ट्रेट के बाइंड करने के लिए जरूरी है कि यहाँ पे दरमियान में कोई ऐसी चीज अटैच हो जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा दे।
वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो इस प्रोटीनेशियस एंजाइम के साथ आके अटैच होता है और इसको एक्टिव करता है ताकि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं ये कोफैक्टर है। अब ये तो हमें इस्टेब्लिश हो गया कि जो ये पार्ट है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट है तो फिर भी इसकी कोई नेचर तो होगी ना, और ये अटैच हो रहा है तो ये कैसे अटैच हो रहा है? क्या ये अटैच होने के बाद इसके साथ से अलग भी हो जाता है, ये साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है? ठीक है, तो इस बेस पे फिर हम आगे को फैक्टर्स को देखते हैं कि इसकी क्या मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हो सकती हैं। जी अब्दुल कयूम। मैम हर एंजाइम के लिए कोफैक्टर जरूरी होता है या कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो बगैर कोफैक्टर के रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं? ऐसा ही है, हर एंजाइम के लिए नहीं रिक्वायर्ड होता, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है, हर एंजाइम के लिए नहीं होता। अच्छा, तो ये जो है कोफैक्टर्स होते हैं ये एक ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट ने बाइंड ही इसके साथ कभी करना है एंजाइम के साथ जब तक इसके साथ ये कोफैक्टर अटैच ना हो, ये बाइंड ही नहीं करेगा सबस्ट्रेट, ठीक है। तो उसके साथ एक तो ये उसके दरमियान ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है, दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो एनर्जी जो है वो कोफैक्टर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह कोफैक्टर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो कोफैक्टर है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, उसके तीन टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो एक्टिवेटर हो सकता है, या वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या वो कोएंजाइम। अगर तो वो है एक्टिवेटर तो वो उसकी नेचर क्या है? इनऑर्गेनिक आयन है, मेटल आयन है, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट तो था, लेकिन अब ये हमें पता चल गया कि एक्टिवेटर जो है वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है, यानी को मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी मेटल आयन हो सकता है, ठीक है, वो एज कोफैक्टर एक्ट कर रहा होगा। अब दूसरी बात ये कि जो एक्टिवेटर होते हैं वो एंजाइम के साथ लूजली बाइंड करते हैं, लूजली अटैच होते हैं, और उसके बाद जब एंजाइम अपना रिएक्शन परफॉर्म कर लेता है तो उसके साथ से डिटैच हो जाते हैं। एक्टिवेटर लूजली अटैच होंगे और इनऑर्गेनिक होंगे। अब ऐसे कोफैक्टर जो लूजली अटैच नहीं होते बल्कि उसके साथ टाइटली बाउंड करते हैं, कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं, उन कोवलेंटली बाउंडेड एंजाइम्स को हम कोफैक्टर्स को कहते हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब ये भी चूंकि नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो जो एक्टिवेटर थे उनको तो हमने कह दिया कि ये मेटल आयन है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की नेचर क्या है? वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं और परमानेंटली बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, एक्टिवेटर की तरह डिटैच नहीं हो जाते। एक्टिवेटर तो जब रिएक्शन हो गया परफॉर्म तो वो डिटैच हो गए, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली अटैच रहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसके साथ बायोटिन अटैच होगा तो ये उसके साथ परमानेंटली अटैच रहेगा। अच्छा, अब जो कोएंजाइम है, जो थर्ड टाइप है कोफैक्टर की, ये है तो ऑर्गेनिक, जिस तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर। ये कोई विटामिन हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, कोई विटामिन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। लेकिन फर्क प्रोस्थेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम में ये है कि कोएंजाइम जो है ये लूजली अटैच्ड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, जबकि कोएंजाइम जो है ये लूजली अटैच होता है, ठीक है, और ये बार बार उससे डिटैच हो जाता है। जब चूंकि डिटैच हो जाता है तो माइन्यूट अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा, एक एंजाइम के साथ लगा अपना काम किया इसने, फिर डिटैच हो गया, जब दोबारा रिएक्टेंट आएंगे नए सिरे से इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ ये इस्तेमाल होता रहता है, इस्तेमाल हुआ डिटैच हो गया, इस्तेमाल हो डिटैच हो गया, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है वो कोफैक्टर, लेकिन वो परमानेंटली अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये फर्क समझ आ गया आपको, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। एक्टिवेटर क्या है? मेटल आयन है, इनऑर्गेनिक है, लूजली अटैच होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक है और टाइटली अटैच होता है, टाइटली बाउंड होता है। कोएंजाइम क्या है तो ऑर्गेनिक लेकिन लूजली अटैच होता है। बहुत आसान इसको याद रखना, एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम जो है ये ऑर्गेनिक है। जिस तरह एक्टिवेटर लूजली अटैच होता है ऐसे ही कोएंजाइम भी लूजली अटैच होता है,
इन दोनों से डिफरेंट क्या है? फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्ड करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई बात आपको ना समझ आई हो? जिन लोगों ने हैंड रेज किया था, अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम सेक्शन सी और डी की क्लास का टाइम हो गया है, 9:45 हो गए, 9:40 का टाइम था, तो बच्चे, हम मैंने ये वाली आपके मीटिंग साथ ज्वाइन कर शेयर लें। किया हुआ है आपके क्लास में लिंक, उसके ऊपर टाइम देखिए और यहाँ से इस क्लास को आप लीव कीजिए, ठीक है? मैम उसके ऊपर टाइम देखिए ना एक दफा। जो मैंने 9:40 का आपके टाइम साथ था लिंक अभी। शेयर किया है, खामोशी से मेरी बात सुनिए पहले। जो लिंक मैंने शेयर किया है ग्रुप के अंदर, उसके अंदर टाइम देखिए आप, उसके बाद फिर मैम क्लास को 9:40 ज्वाइन। टाइमिंग है। कौन सी है आपकी क्लास? सी और डी। दोबारा से एक दफा देखिए, एक दफा लिंक में जाइए जरा जो मैंने शेयर किया है, उसके अंदर देखिए और उसके बाद फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए। अच्छा जी, आपको समझ आ गया यहाँ तक प्रोस्थेटिक ग्रुप को, एंजाइम और एक्टिवेटर? अच्छा, अब इसके बाद आप ये समझ यस मैम आ गई है। यस मैम। हाँ जी, खुरम शहजाद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, अब आप देखिए कि एंजाइम जो है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। बस हम इस पे अपनी बात खत्म करते हैं कि एंजाइम जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोफैक्टर के साथ अटैच होते हैं, बाज़ दफ़ा कोफैक्टर उनके साथ अटैच नहीं होता। जब कोफैक्टर उनके साथ अटैच नहीं होता तो वो एंजाइम इनकम्प्लीट होते हैं, उनको हम कहते हैं ये एपो एंजाइम है। जब तक कोफैक्टर अटैच नहीं होगा तो वो इनएक्टिव रहेंगे और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? जब उनके साथ कोई एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो उन्हें हम कहेंगे ये होलो एंजाइम है और वो फिर अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एपो एंजाइम की आप एग्जांपल देखें तो वो पेप्सिनोजिन है, जबकि अगर आप होलो एंजाइम की एग्जांपल देखें तो वो पेप्सिन है। जब पेप्सिन के साथ कोफैक्टर अटैच हुआ तो वो होलो एंजाइम हो गया, पेप्सिन हो गया, पेप्सिनोजिन। और अगर कोफैक्टर आपने रिमूव कर दिया तो उसको हम कहेंगे ये एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम इनएक्टिव है, जबकि जो होलो एंजाइम है वो एक्टिव होता है और केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक? हाँ जी, यहाँ तक कोई बात आपको ना समझ आई हो तो कोई पॉइंट जो आपको ना क्लियर हुआ? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।